Goal, nation's leading institute. Hello students, we are going to discuss the inorganic question of EITS major test second for the NEET 2025 which was held on 23rd February 2025. We will discuss the inorganic question of this examination. Question number first जो inorganic का, that is 1. The correct statement regarding Werner theory for coordination compound is, coordination compound के लिए कौन सा इसमें सही ऑप्शन है? प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल, गलत है. प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है. सेकेंडरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल, गलत है. सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होता है क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं. प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय निगेटिव आयंस एंड न्यूट्रल, नहीं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्राइमरी वैलेंसी को नहीं सेटिस्फाई करते. प्राइमरी वैलेंसी को सिर्फ चार्ज्ड आयन से सेटिस्फाई कर सकते हैं, न्यूट्रल आयन नहीं कर सकते हैं. न्यूट्रल आयन पॉजिटिव चार्ज कैसे दे सकता है सेंट्रल एटम पे, या नेगेटिव चार्ज कैसे दे सकता है? जो चार्ज होंगे वही दे सकते हैं, इसलिए चार्ज स्पीसीज ही सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं प्राइमरी वैलेंसी में, ये गलत है. सेकेंडरी वैलेंसीज इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, बिल्कुल सही है. एंड इज फिक्स्ड फॉर ए मेटल. देखिए वर्नर ने इस बात को बोला था, इसमें एक बच्चों को थोड़ा कभी डाउट होता है कि फिक्स्ड फॉर ए मेटल, मेटल के लिए निकल है तो निकल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा, कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो फिक्स नहीं हो सकता है. लेकिन ये वर्नर का अपना एजम्पशन था, वर्नर का अपना पोस्टुलेट है. पोस्टुलेट का मतलब ये होता है कि बिना साइंटिफिक वेरिफिकेशन कोई बात बोली जा रही है, तो उनका एजम्पशन ये पूछा कि वर्नर की जो बात वर्नर ने बोला था उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही था. वर्नर ने बोला था कि इसे फिक्स्ड मेटल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होगा, ये बोला था उन्होंने, इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा. क्योंकि बच्चे बोलते हैं कभी कभी कि सर इसमें Na+2 है तो Na+2 के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, 6 होगा, ये तो फिर सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स कैसे कर दिया किसी मेटल के लिए? तो फिक्स नहीं हो सकता है. लेकिन ये वर्नर का अपना कहा हुआ बात है, तो इसलिए हम लोग इसको वर्नर के अकॉर्डिंग ये सही स्टेटमेंट है. तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, वर्नर के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट सही है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, ये सर्शन रीजन का क्वेश्चन है. ये सर्शन बोलता है पर मैग्नेट एट H+ इज इक्वल टू 1 शुड ऑक्सीडाइज वाटर बट इन प्रैक्टिकल द रिएक्शन इज एक्सट्रीमली स्लो, बिल्कुल सही है. पर मैग्नेट आयन वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है जब इसका पीएच वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो, और ये ऑक्सीडाइज करके O2 बना लेगा और खुद Mn+2 बन जाएगा. ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. या H+H2 बन जाए तो ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, रिएक्शन ऑक्सीडाइज होता है. लेकिन ये रिएक्शन को करवाने के लिए एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है. वो कैटलिस्ट या तो आप टेम्परेचर को बढ़ा के कीजिए, या फिर जो Mn+2 बन रहा है वो Mn+2 एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करना शुरू कर सकता है. वह भी एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है. तो ये बिल्कुल सही लिखा है कि पीएच अगर 1 हो, H+ आयन का 1 है, पीएच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली द रिएक्शन इज एक्सट्रीमली स्लो. एक्सट्रीमली स्लो के मतलब होता है कि रिएक्शन हो ही नहीं. एक्सट्रीमली स्लो के मतलब होता है रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होता है. इसका मतलब कि स्लो के मतलब धीरे धीरे, एक्सट्रीमली स्लो के मतलब कि रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो ये बात कहना चाहता है. दिस रिएक्शन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली व्हेन ईदर मैग्नीज 2 आयंस आर प्रेजेंट और टेम्परेचर इज रेज्ड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, रीजन भी सही आ रहा है. अगर आप मैग्नीज+2 आयन प्रेजेंट होगा या फिर उसमें टेम्परेचर को आप बढ़ा दें, मतलब हाई एक्टिवेशन एनर्जी. देखो ये रिएक्शन क्यों नहीं होता है, ये रिएक्शन क्यों नहीं होता? रिएक्शन नहीं होने का कारण है क्योंकि इनका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बहुत ज्यादा है, और इस एनर्जी बैरियर को हमको कम करने के लिए, या फिर एनर्जी बैरियर को कम करने के लिए आप रिएक्शन पाथवे दूसरा दे दीजिए. इस रिएक्शन को आप इस रिएक्शन को अगर बाय द वे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लग रहा था तो आप इसको दूसरा पाथ दे दीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी घटा दीजिए आप इसको. और नहीं घटा सकते हैं तो आप टेम्परेचर देके उसको उतना एक्टिवेशन एनर्जी दे दीजिए. दो काम ऐसे काम कर सकते हैं. तो आप मैग्नीज+2 डाल के इसको कैटलिस्ट डाल के रिएक्शन पाथवे को चेंज कर लीजिए, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, और आप इसको टेम्परेचर को देकर एक्टिवेशन एनर्जी पहुंचा दीजिए उतना तक, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक आप दे दीजिए इसको एक्टिवेशन एनर्जी, देन द रिएक्शन विल टेक प्लेस. तो ये बिल्कुल सही है. Mn+2 वहां पे कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और रिएक्शन को अलग पाथवे देकर
फिजिबल करवाता है। अब इसमें कभी कभी लोग बोल देते हैं कि Mn+2 एक्ट एज ऑटो कैटलिस्ट तो है, ठीक है, थोड़ा सा पहले Mn+2 बनेगा, फिर यहाँ पे ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ऐसे बोलते हैं कि H2O के लिए भी ऑटो कैटलिस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे में होता है कि MnO4- ऑक्जेलिक एसिड के साथ कर रहा है, Mn+2 एक्ट एज ऑटो कैटलिस्ट, वहां पे ऑक्जेलिक एसिड खुद अपना रोल होता है, H2O में ऐसा रोल नहीं होता है। H2O के साथ रिएक्शन तभी होगा जब आप उसमें कैटलिस्ट या टेम्परेचर को बढ़ा कर रखेंगे, क्योंकि बिना कैटलिस्ट और बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए एक्टिवेशन एनर्जी इतना हाई होता है कि उसका रिएक्शन फिजिबल ही नहीं होता है। रिएक्शन फिजिबल तभी होगा जब आप उसको एक्टिवेशन एनर्जी को पहुंचाइए, तो या तो फिर आप टेम्परेचर बहुत हाई कर दीजिए या फिर आप कैटलिस्ट को डाल दीजिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि रिएक्शन प्रैक्टिकली तभी पॉसिबल, क्योंकि यहां पर लिखा है कि प्रैक्टिकली बहुत स्लो होता है रिएक्शन, मतलब ना एक्सट्रीमली स्लो के मतलब होता है कि रिएक्शन हो ही नहीं रहा है वो, ठीक है। तो इसलिए कैटलिस्ट अगर डालेंगे तभी जाकर रिएक्शन पॉसिबल होता है वहां पे। इसीलिए इसमें सही ऑप्शन होगा बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो सेकंड का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑल द स्पीसीज आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, एमओटी का क्वेश्चन है। एमओटी में हम लोग डायमैग्नेटिक को चेक करना है। तो एमओटी में डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए क्या बताए थे, सारे इवन वाले इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है एक्सेप्ट 10 and 16 इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे डायमैग्नेटिक होते हैं। और पैरामैग्नेटिक के लिए बताए थे कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और साथ में 10 और 16 इलेक्ट्रॉन भी हो, तो ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग काउंट कर लेते हैं। O2 18 हो गया, O2 2+ 14 हो गया, N2 2- 16 हो गया। तो N2 ये तो पैरामैग्नेटिक हो गया, गलत हो गया। इसमें 12 18 12 12 18 12 ये सारे के सारे डायमैग्नेटिक है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। 18 7 16 15 17 ये दोनों पैरामैग्नेटिक है, ये तो डायमैग्नेटिक है, वो पैरामैग्नेटिक हो गया। N2 प्लस 14 में से गया 13 15 10 ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक हैं, ऑल आर पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑल आर डायमैग्नेटिक, इसलिए ऑप्शन कौन चला जाएगा, सेकंड। C2 के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, O2 2- के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, N2 2+ के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, ऑल आर डायमैग्नेटिक। इस बेसिस पे आप कर सकते हैं, और इस बेसिस पे अगर नहीं हो तो फिर आप एमओटी डायग्राम बनाइए, देखिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। उतना हमारे पास टाइम होता नहीं नीट में, इसलिए हम लोग उसको नहीं फॉलो करेंगे, इसी को फॉलो कर लेंगे, जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द ग्रुप 15 एलिमेंट्स द प्रॉपर्टी विच डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, बिल्कुल सही। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, बिल्कुल सही है। स्टेबिलिटी ऑफ -3, देखो इस फैमिली का -3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे लीस्ट है, लीस्ट मिनिमम है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसको याद रखना है कि किसी भी ग्रुप का बोरॉन फैमिली से लेकर हैलोजन फैमिली तक स्टेबिलिटी ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मिनिमम का घटने का कारण होता है इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर, मैक्सिमम का घटने का कारण होता है इनर पेयर इफेक्ट। दोनों की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटती है, और इसको छोड़ दिया जाए तो सारे इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन फैमिली का -3 होता है। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, 5 - 8 -3 हो जाएगा। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, ये सही स्टेटमेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा, ये सही है। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये भी सही है। नाइट्रोजन फैमिली का जितने भी ऑक्साइड बना ले, या तो N2O5 बना लीजिए, यहां से लेकर आप Bi2O3 तक चले जाइए, तो एसिडिक नेचर इसका डिक्रीज करता है सर। ए एसिडिक स्ट्रॉन्ग है, ए उससे वीक हो गया, Bi2O3 तो एम्फोटेरिक हो जाता है, इसमें प्रीडोमिनेटली बेसिक कैरेक्टर आ जाता है, एसिडिक कैरेक्टर एकदम कम हो जाता है, इसमें बहुत कम एसिडिक कैरेक्टर है। Bi2O3 का नेचर एम्फोटेरिक होता है, प्रीडोमिनेटली बेसिक है, इसे बेसिक कैरेक्टर डोमिनेट करता है, मेटल है। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बेसिक एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज करता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, भी स्टेटमेंट सही है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड, अब देखो हाइड्राइड जब बनता है तो NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3,
मैं फिर से बोलता हूं, बच्चों के लिए यही सब टफ हो जाता है ब्लॉक केमिस्ट्री, क्योंकि सब याद करते रहते हैं कौन सा हाइड्राइड का रिड्यूसिंग कैरेक्टर अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर अच्छा, क्या है क्या नहीं है। हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है, सबके ऊपर चार्ज -3 है, और हमको पता है कि स्टेबिलिटी इधर से इधर स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप -3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा? सबसे कम स्टेबल बिस्मथ है, मतलब बिस्मथ -3 लेकर बहुत ज्यादा परेशानी में है, और जब परेशानी में है -3 लेकर, तो ये तुरंत चाहेगा हमारा कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करे, और -3 इसका मिनिमम है, तो इसे जब भी करेगा तो ऑक्सीडाइज ही करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। जब ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाएगा, ऑक्सीडाइज करेगा, अंडरगो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो -3 सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बिस्मथ में है, क्योंकि लीस्ट स्टेबल स्टेट में है, इसलिए सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बिस्मथ करेगा। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है, NH3 एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, BiH3 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये नहीं होगा सर। एसिडिक रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता है, इसलिए पूछ रहा है कौन कौन डिक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा, और एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज करेगा, इसलिए ऑप्शन A, B एंड C 7 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द कलर अपीयर व्हेन सल्फाइड आयन इज एडेड टू सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये सल्फाइड आयन का वो कंफर्मेटरी टेस्ट भी होता है। सल्फाइड आयन में जब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को आप डाल देंगे तो यह एक लिगेंड एक अलग बना लेता है, और इस लिगेंड में जो कलर हो जाता है NeFeCN का होल 5 NOS, NOS के ऊपर चार्ज आता है -1, NO प्लस H2 माइनस के साथ कंबाइन करके NOS बनाता है, चार्ज -1 ले लेता है। Fe के कॉम्प्लेक्स में NO के ऊपर चार्ज +1 होता है, H2 माइनस के साथ कंबाइन किया -1 हो गया, आयरन के ऊपर चार्ज +2 होता है, तो आप देख लीजिए इसमें NO4 आ जाएगा चार्ज इसमें, और इसका कलर कैसा होता है? वायलेट। द कलर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज वायलेट कलर का होते हैं। ये सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। तो 8 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 8। कलर क्या होगा आपको याद ही करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विथ जेनन। ये तो पता है ना, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल किसके बराबर होता है? ऑक्सीजन का बाबू होता है 1175 किलो जूल, और जेनॉन का ऑलमोस्ट 1170 के आसपास होता है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है, 5 किलो जूल का डिफरेंस होता है। नेल बार्लेट का तो यही एक्सपेरिमेंट था ना, नेल बार्लेट ने ऑक्सीजन के साथ किया तो देखा कि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ा ज्यादा है, फिर भी वो PTF6 के साथ कंपाउंड O2+ बना रहा है। नहीं, O2 जब रिएक्शन किया था PTF6 के साथ, नेल बार्लेट का एक्सपेरिमेंट था ये, तो ये बनाया O2 PTF6-, तो बोला कि जब इसका आयोनाइजेशन एनर्जी 1175 है तो ये आयोनाइज हो सकता है, प्लस बना सकता है, तो जेनॉन क्यों नहीं बना सकता है? तो फिर जेनॉन का भी रिएक्शन करवा दिया गया इसके साथ, तो फिर देखा कि जेनॉन भी प्लस बना लिया है, PTF6- बन गया, तो इस दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है। तो 13 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द सेट्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको याद करना पड़ेगा, आज सब गए पंजाबी सॉन्ग वो जनाबे अली भी बेकार गया, सारे एम्फोटेरिक होते हैं, ये नहीं होंगे एसिडिक होते हैं। SNO2 एम्फोटेरिक है सर, ये न्यूट्रल हो गया, काम खत्म। SiO2 एसिडिक है, सिलिसिक एसिड बनाता है, ये भी एसिडिक है, काम खत्म हो गया। SNO2 एम्फोटेरिक है, PbO2 एम्फोटेरिक है। 14 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर द गिवन एलिमेंट इज। देखिए हमको फास्फोरस है, तो फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉलिंग एसिड 2.1 होता है, बोरमीन का 2.8 के आसपास होता है, 2.8 या 2.9 के आसपास, 2.9 के आसपास होता है। कार्बन का 2.5 होता है, एटेस्टाइन का 2.4 के आसपास हो जाता है। तो सबसे ज्यादा तो ब्रोमीन का होगा पॉलिंग स्केल पे, फिर उसके बाद कार्बन का होगा, एटेस्टाइन का थोड़ा कम हो जाएगा, और सबसे कम फास्फोरस का होगा। तो मेरे अनुसार लगता है कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? बोरन कार्बन, सेकंड ऑप्शन। तो 19 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पॉलिंग स्केल ऐसा नहीं कोई स्ट्रिक्ट वो है, रूल है, जैसे में लेकिन एक डाटा हम लोग ले सकते हैं। जैसे बाय द वे बात करें P और H में, तो इसमें 2.1, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा होता है। कार्बन और सल्फाइड में 2.5 इसका ज्यादा, सॉरी सल्फर का ज्यादा होता है,
कार्बन का कम हो जाता है। लेकिन पॉलिंग स्केल एक 60 to 70% करेक्ट डाटा देता है तीनों में, एलेड मॉस्को, पॉलिंग एंड मिल्कन में सबसे ज्यादा जो करेक्ट ऑर्डर है दैट इज द पॉलिंग स्केल, उसी को हम लोग अपना कंसिडरेशन में लेके चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम एंड द शेप ऑफ SF4। ये तो आसान क्वेश्चन है। SF4 है, एक लोन पेयर हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d हो जाएगा, 5 स्टेरिक नंबर, 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। sp3d का ज्योमेट्री होता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 4, एक लोन पेयर रख दिया जाए, शेप को लोन पेयर को ढक लेंगे, द शेप विल बी सीसो, एक लोन पेयर के साथ सीसो शेप होता है, तो इसलिए 20 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, कॉलम 1 का कॉलम 2 से मैच करना है, ठीक है। फोटोग्राफी में कौन यूज होता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या क्या एप्लीकेशन होता है फोटोग्राफी में, पता है ना, AGBR का फोटो सेंसिटिविटी होता है, तो AGBR हमारे फेस पे पड़ा और लाइट लेके फोकस, जैसे ही फ्लैश मारा लाइट लेके गया, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है कि पूरा का पूरा फेस का हर चीज हर पार्ट एक डिसोसिएट कर दे AGBR का और हमारा पूरा फेस क्लियर आ जाए। तो फिर से हम लोग देते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में देते थे स्टूडियो वाले को, स्टूडियो वाला फिर उसको डेवलपिंग ऑफ फिल्म उसको बोला जाता है। डेवलपिंग ऑफ फिल्म में क्या करता है कि जो अनडिसोसिएटेड AGBR होता है ना फेस पर का या किसी भी बॉडी पार्ट का, तो उसको तोड़ने का काम करता है। तो तोड़ने के लिए क्या करता है, उसमें एक थायो सोल्यूशन डाल देता है, थायो सोल्यूशन उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, Na2H2O3 का सोल्यूशन डाल देता है, ए इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले, चार्ज 3- हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज होता है इसमें। तो फोटोग्राफी में थर्ड ऑप्शन होगा जाएगा इसका, चिलेटिंग रिएजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चिलेटिंग रिएजेंट, तो EDT है, पता है ना, इथाइलिन डाइमीन हेक्साडेंटेट है, चिलेटिंग रिएजेंट, और तो कोई चिलेटिंग रिएजेंट है ही नहीं, तो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लोरोफिल, डी पेनिसिलेमीन, फोर्थ हो जाएगा। हार्डनेस ऑफ वाटर के एस्टिमेशन के लिए मैग्नीशियम का यूज कर सकते हैं, सेकेंड, क्योंकि हार्डनेस ऑफ वाटर, देखो हार्डनेस ऑफ वाटर में EDTA भी आ सकता था, लेकिन फिर चिलेटिंग रिएजेंट में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था, तो हमको ऐसे भी मैच करना होता है। जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर में EDTA को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, तो वहां भी इसको देख सकते थे, लेकिन फिर उसमें चिलेटिंग रिएजेंट हम लोग बाकी इसको छोड़ के EDTA को छोड़ के बाकी कोई चिलेटिंग है ही नहीं इसमें, तो फिर हम लोग कैसे देखें इसमें, तो फिर इसको हम लोग चिलेटिंग दे दिए। और हार्डनेस ऑफ वाटर में मैग्नीशियम कैल्शियम का सॉल्ट होता है, क्लोरेट हो, बाइकार्बोनेट हो, क्लोराइड हो या सल्फेट हो, तो इसलिए मैग्नीशियम उसमें भी आ सकता है, तो इसमें सेकंड हो जाएगा। तो देख लो कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 23 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, एसर्शन इज क्वेश्चन है। एसर्शन बोलता है एक्टिनोइड मेटल्स शोज ए वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल सही है, उसका स्ट्रक्चर बहुत वेराइटी के होते हैं, क्योंकि उसके बहुत तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा घटने बढ़ने से उसका मेटालिक रेडियाई घटता बढ़ता है, इस वजह से उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट ऑप्टेन होते हैं। लेंथेनॉइड में उतना वेरिएबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि लेंथेनॉइड में उतना ऑक्सीडेशन स्टेट आता नहीं है, इसलिए उसके मेटल क्रिस्टल का भी उतना ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं आता है। तो सही है, एक्टिनोइड मेटल की वेराइटी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर शो करते हैं, सही है। द स्ट्रक्चरल वेरिएबिलिटी ऑफ एक्टिनोइड्स इज ड्यू टू द इरेगुलरिटीज इन मेटालिक रेडियाई व्हिच आर फार ग्रेटर देन, बिल्कुल सही है। एक्टिनोइड में मेटालिक रेडियर का बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से, अब जैसे बाई द वे प्लूटोनियम है तो +3 भी कर रहा है +7 भी कर रहा है, तो दोनों का तो मेटालिक रेडियर सेम नहीं हो सकता है, दोनों का अलग अलग मेटालिक रेडियर हुआ। लेकिन उसमें क्या है, लेंथेनॉइड में +2 +3 +4 यही शो करता है, तो उसमें मेटालिक रेडियाई की वेरिएबिलिटी थोड़ा कम हो सकता है। तो मेटालिक रेडियाई की वेरिएबिलिटी की वजह से इसमें स्ट्रक्चर उसका बहुत ज्यादा वेरायटी का बन जाता है, तो इसका असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, दोनों सही है, तो इसलिए 24 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 29. Which of the following is an outer orbital complex and paramagnetic? Outer orbital complex हो साथ में paramagnetic हो, Ni NH3 का होल 6 +3 चार्ज हो, Ni के ऊपर +3 चार्ज हो, 4s0 3d7 हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा,
क्रोमियम +3, तो क्रोमियम +3 में तो 4s 0 हो जाएगा और 3d 3 हो जाएगा, तो ये भी आउटर ऑर्बिटल नहीं होगा, इनर होगा, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। कोबाल्ट +3 में अमोनिया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी D2sp3 होगा, ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। NiCN4 तो पता ही Ni+2 DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। ठीक है, इसमें एक्सचेंज कर सकते हैं आप, Ni के ऊपर +2 चार्ज ले दीजिए, NiNH3 का होल 6, इसमें चार्ज +2 डाल दीजिए, +2 चार्ज डालिएगा तब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें D8 होगा और D8 में फिर तो पेयरिंग करवाने से भी कोई फायदा होता नहीं है, पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में D0 से लेकर D3 तक सारे के सारे D2sp3 और D8 से लेकर D10 तक सारे के सारे sp3d2 होते हैं आउटर ऑर्बिटल, जस्ट के तस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, पैरामैग्नेटिक भी हो जाएगा, तो इसीलिए ये सही हो सकता है जब +2 चार्ज हो जाए, तब जाके सही हो पाएगा। तो इसे 29 का ऑप्शन फर्स्ट जा सकता है जब इस पे +2 चार्ज होगा, तो +3 के साथ थोड़ा वेरी करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम इज, 2 लोन पेयर, SF4 1 लोन पेयर, इसी पे कर देते हैं, इसमें 2 लोन पेयर 8 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के पास 4 0 लोन पेयर, H2O के पास 2 लोन पेयर, ClF3 के पास, क्लोरीन के पास 7, तो 2 और 2 4 और 3 7। क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर के लिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 31 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, among group 14 elements the least value of melting point, टीन का डाउन द ग्रुप डालते हैं, मेल्टिंग पॉइंट घटता है, लेड का थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, हो सकता है इट इज ड्यू टू द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, मेटालिक क्रिस्टल अच्छा बन जाए, उसमें साइज छोटा है, बॉन्ड लेंथ छोटा है, पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है, इससे थोड़ा सा घट जाता है, नहीं तो बाकी डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, तो लिस्ट वैल्यू टिन का होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो 32 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का थोड़ा सा डाटा ना उसको थोड़ा सा 1-2 बार देखना है एनसीईआरटी में, क्योंकि कभी कभी फिर कभी बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है, कभी कभी वैन डर वाल्स फोर्स पे डिपेंड करता है, कभी कभी उसके क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है, मतलब डायटोमिक है, एसेट है, नेटवर्क स्ट्रक्चर है, किस पे डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा उस डाटा के साथ हम लोग को कोरिलेट करके समझ के याद करके रखना पड़ेगा। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा चेक करते रहना है हमेशा एनसीईआरटी को, 2-3 बार देख लेना है उसमें। तो 32 का सबसे सही ऑप्शन होगा सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, ये तो अभी हम लोग किए थे ना NH3 वाला, अभी किए थे कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है, आर्सेनिक हो, एंटीमोनी हो और बिस्मथ हो, BiH3 हो, सबसे अच्छा -3 का स्टेबिलिटी क्या होता है डाउन द ग्रुप, डिक्रीज करता है, इसलिए -3 सबसे लीस्ट स्टेबल इसमें है, ऑक्सीडाइज जल्दी होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह अच्छा काम करेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट BiH3 होगा। 33 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, outermost electronic configuration of a group 15 element E is 3s2 3p3, फास्फोरस है, ग्रुप 15 का 3s2 3p3 तो फास्फोरस हो गया। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक 4th पीरियड एंड प्लेस्ड डायगोनली टू एलिमेंट ई, इज और आर, तो डायगोनली ये भी हो सकता है, भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे तो सल्फर होता है, सल्फर के सेलेनियम हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन फैमिली का कौन सा होता है, कार्बन सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के नीचे ये हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1432, तो आर्गन 4th पीरियड का एलिमेंट है, तो 4s से शुरू करो, 4s2 4p 3d10 18 और 2, ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d10 4p4, देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन है, आर्गन 3d10 4s2 4p2 सही है, 4s2 4p2 4p3 तो नहीं है, ये तो आर्सेनिक हो जाएगा ना, दिस इज आर्सेनिक, आर्सेनिक तो डायगोनली नहीं है, आर्गन 3d10 4s2 4p, ये बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। 38 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 43, द कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल 6, CrNH3 का होल 6, CrNH3 का होल 6 एंड CONH3 का होल 6। ये देखो दोनों में आपस में लिगेंड इंटरचेंज कर रहे हैं। CONH3 का होल 6 एंड CN का होल 6, ये क्या किए हैं, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर लिए हैं। CN का होल 6 बन गया है और ये बन गया है CrNH3 का होल 6। इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। नहीं, जब दोनों केटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हो and there is a partial or complete transfer of ligand between two complexes, then the isomer arises is called as कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना होता है कि इसमें बहुत सारा आइसोमर बनेगा। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स पे जीरो चार्ज आ जाए ना, तो फिर उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमर में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स में कोई बॉन्ड ही नहीं बन पाता। एक कॉम्प्लेक्स अलग, एक कॉम्प्लेक्स अलग, जीरो चार्ज होगा तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा ना, क्योंकि इससे बॉन्ड कौन सा है, आयनिक बॉन्ड होता है। एक कॉम्प्लेक्स के लिए आयनिक बॉन्ड होना जरूरी है। एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा तो ए आयनाइजेशन स्फीयर होगा, ए आयनाइजेशन होगा तो एक कोऑर्डिनेशन होगा, और दोनों के बीच में बॉन्ड आयोनिक होता है। दोनों पे जीरो चार्ज हो जाएगा तो आयनिक बॉन्ड बन ही नहीं सकता, इसका मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स अलग अलग होगा, तो फिर उसको हम लोग आइसोमर में काउंट नहीं करते। तो ये दोनों एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन आइसोमर होंगे। तो 43 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते। दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।